किसान साथियों, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी में अपनी मेहनत और लगन को पूरी तरीके से जोत देते हैं। हमारी इस मेहनत और लगन से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारी खेती बाड़ी हमें अच्छा फायदा पहुंचाए। तो किसान साथियों, हमारी इसी लगन और मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार भी अपनी तरफ से पूरा योगदान करती है और सरकार के इसी योगदान में सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा हमारा किसान लाभ पाता है। तो किसान साथियों, सरकार की इन महत्वपूर्ण योजनाओं में एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और इस योजना की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं संजय पाठक जी, जो है सहायक स्टेट नोडल ऑफिसर पीएम किसान राजस्थान जयपुर से। तो पाठक साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अभिलाषा जी। तो साहब, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। तो सबसे पहले हमारे किसान साथी कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें आप यही बताइए कि योजना क्या है और इस योजना की शुरुआत कब की गई। किसान साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 से भारत सरकार द्वारा लागू की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान के द्वारा जो श्रम किया जाता है उसका सम्मान करते हुए ये योजना प्रारंभ की गई है। जी। इस योजना के तहत सभी किसानों को 2,000 रुपये 4 महीने में एक बार, कुल वर्ष में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो साहब, ये बताइए कि योजना के अंदर लाभ प्राप्त करने की पात्रता हमारे किसान साथियों के पास क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसान, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, उसके पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए और वो जो अपात्र लिस्ट है इस योजना में कि जो जो लोग इसका लाभ नहीं ले सकते, वो अपात्र लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए। जी। तो साहब, अभी आपने बात की कि अपात्रता की, तो ये अपात्रता कौन सी है कि जिसके कारण हमारे किसान साथी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि पहले पात्र कौन है, तत्पश्चात हम अपात्रता की बात जी करेंगे तो बिल्कुल। ज़्यादा उचित होगा। देखिए, इसमें पात्र जो किसान है इस योजना का लाभ लेने के लिए, उनके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और 1 फरवरी 2019 को उनके पास भूमि के टाइटल क्लियर होना चाहिए। जी। 1 फरवरी 2019 के बाद यदि भूमि के टाइटल में किसी तरह का कोई परिवर्तन है, जैसे दान से प्राप्त की हुई हो, खरीद से प्राप्त की हुई हो या उपहार में प्राप्त की हुई हो, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ये 1 फरवरी 2019 में जिस भी किसान के पास कृषि योग्य भूमि है वो इसके लिए पात्र होगा। जी। तो सब राजस्थान के संदर्भ में जब हम बात करें तो इस योजना के तहत हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है और कितने लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसा अभी हम पात्रता की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको उस समय ये बताया था कि इसमें अपात्र नहीं होना चाहिए। तो अपात्र कौन लोग हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस जिनके पास भूमि है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह हैं, जो कि राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की एजेंसी हैं और उनको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए ज़मीन दी जाती है, वो इसका लाभ नहीं ले सकते। संवैधानिक पदों पे जो कार्य कर रहे हैं वो इसका लाभ नहीं ले सकते। वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री वो नहीं ले सकते। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इसके पूर्व और वर्तमान जो सदस्य हैं वो नहीं ले सकते। जिला प्रमुख और महापौर ये नहीं ले सकते। साथ ही जो केंद्र और राज्य के सेवारत कर्मचारी और पेंशनधारी हैं वो भी इसके लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं, बशर्ते कि उनकी पेंशन जो है 10,000 रुपये से कम हो। जी अर्थात साहब। 10,000 रुपये से कम यदि कोई पेंशन पा रहा है तो वो इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र है। साथ ही जो पेशेवर लोग हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी इसका लाभ नहीं ले सकते। साथ ही इसमें एक चीज़ और स्पष्ट करने वाली है कि इसमें एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। अच्छा साहब। अर्थात ऐसा है, यदि पति और पत्नी दोनों के नाम से भूमि है तो वो केवल एक ही व्यक्ति सिर्फ एक उसका ही को ही मिलेगी। जी। एक ही व्यक्ति उसका लाभ ले सके। राज्य में अभी तक योजना 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी, उसके बाद अब तक 82.22 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया है और 77.72 लाख कृषकों को इस योजना के तहत लाभान्वित करते हुए 14,568 करोड़ रुपए लगभग हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो सब इस योजना में पंजीकरण करवाने के लिए यदि हमारा कोई किसान साथी चाहता हो कि भाई इस योजना में पंजीकरण करवाया जाए, तो उसकी क्या प्रक्रिया है।
देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीयन कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा पीएम किसान पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल के साथ साथ ही इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका नाम पीएम किसान ही है, वो भी बनाया गया है, जो कि स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। जी। कोई भी कृषक जो इस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है, वो या तो स्वयं कंप्यूटर पे जाके डेस्कटॉप से पीएम किसान पोर्टल ओपन करके अपना पंजीयन करा सकता है, या स्मार्टफोन के माध्यम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना पंजीयन करा सकता है। यदि ये दोनों ही सुविधाएं उनके पास उपलब्ध नहीं है या उनको जानकारी का अभाव है, तो नज़दीकी जो ई मित्र केंद्र है, जो नागरिक सेवा केंद्र है, वहाँ पर जाकर कुछ शुल्क चुकाया जाकर, जो कि निर्धारित है, पंजीयन कराया जा सकता है। जी। तो सब पंजीकरण करवाने के लिए कौन-कौन से जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, पंजीयन कराने के लिए सबसे पहला है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। दूसरा, जो ज़मीन की जमाबंदी है वो होना चाहिए। बैंक खाते की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। और अभी जो नवीनतम दिशा निर्देश हैं भारत सरकार के, उसमें ये है कि बैंक खाता आपका आधार से सीडेड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, उसके आधार पर आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। वहाँ ये ई मित्र केंद्र पर जाकर या पोर्टल ओपन करके या मोबाइल ऐप के माध्यम से वहाँ आप अपनी जमाबंदी, आधार नंबर डाल के और उसको अपलोड करके पंजीयन कराया जा सकता है। जी साहब। तो साहब अब बात करें कि ये योजना है, इसके तहत निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या नवीनतम निर्देश हैं? देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट और करना चाहूँगा कि जो योजना का लाभ केवल पंजीकरण के माध्यम से नहीं मिलेगा। उसके लिए एक सत्यापन की प्रक्रिया है भारत सरकार के द्वारा, और राज्य में जो निर्धारित की गई है वो ये है, जैसे ही पोर्टल पर पंजीकरण होता है, वो जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं जिला स्तर पर, जी। उनके पास वो पोर्टल पर उनकी लॉगिन आईडी पर दिखने लगता है। साथ ही तहसीलदार जो हैं, उनकी लॉगिन आईडी पर भी वो दिखने लगता है। तहसीलदार द्वारा अपनी फील्ड फंक्शनरी के माध्यम से किसान की जो उसने सूचनाएं अपलोड की हैं कि वो वहाँ का रहने वाला है या नहीं, उसका आधार सही है या नहीं, वही व्यक्ति है, उसके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति तो लाभ नहीं ले रहा है, जी। और जो जमाबंदी है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सही है या नहीं, इन चीज़ों का सत्यापन फील्ड फंक्शनरी के द्वारा करके तहसीलदार को दिया जाता है। तहसीलदार के द्वारा उसको पोर्टल पर फिर सत्यापन उपरांत मार्क किया जाता है। यदि वो पात्र है तो वो पात्र मार्क करेगा, और अपात्र है तो अपात्र मार्क करेगा। पात्र मार्क करने के पश्चात वो जिला कलेक्टर महोदय की आईडी पर दिखने लगता है, और उनके द्वारा अप्रूव करने के पश्चात वो भारत सरकार को चला जाता है। भारत सरकार के पास पहुंचने के बाद 3 तरह की प्रक्रियाएं वहाँ पर होती हैं। सबसे पहले उनका जो आधार है, उसका आधार प्राधिकरण है, उसके माध्यम से उसकी सत्यता की जांच की जाती है कि जिस व्यक्ति के द्वारा जो आधार नंबर दिया गया है, क्या यह वही व्यक्ति है या कोई अन्य तो नहीं है। जी। नंबर दूसरा है उसमें कि उसने अपना जो जमाबंदी में उसका जो खसरा वगैरह हैं, वो किस तहसील में पड़ रहे हैं, वो भी अब सत्यापन होने लगा है। कई बार कृषक ऐसा होता है कि वो कृषक जो है रहने वाले आमेर तहसील के हैं, और गलती से या अनजाने में वो सांगानेर तहसील भर देंगे, जी। जी। फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए उसकी वो भी जांच होती है, वो आधार ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद जब वो उसकी आधार प्राधिकरण से सत्यता की जांच हो जाती है, उसके पश्चात वो पीएफएमएस पोर्टल है, जो पीएफएमएस पोर्टल पे जाता है, और पीएफएमएस पोर्टल पर ये देखा जाता है कि उसने जो बैंक अकाउंट नंबर आधार में सीड करा रखा है, जी। क्या वह उसी का है। यदि वह उसका सही पाया जाता है, उसमें नाम, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारे जो है उसकी वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के उपरांत यदि वो यस पाया जाता है, तो फिर वो भारत सरकार के द्वारा आधार कार्ड में जो बैंक अकाउंट सीडेड है, उसमें सीधे ही पैसा उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो साहब अब बात करें कि हम ई-केवाईसी ये कैसे करवाई जा सकती है, कहाँ करवाई जा सकती है, और इसके ऊपर कोई शुल्क है या कोई ये बिल्कुल निःशुल्क है? देखिए, अभी जो दिसंबर के बाद 13वीं किस्त जारी की जानी है भारत सरकार के द्वारा, 12वीं किस्त जब जारी की जा रही थी, उससे पूर्व में कई ऐसे प्रकरण भारत सरकार के संज्ञान में आए, जिसमें ये पता लगा कि कहीं कुछ गलत अपात्र लोगों ने योजना का लाभ उठाया है। जी। उसको रोकने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही व्यक्ति तक ये लाभ पहुँचे, भारत सरकार द्वारा 3 चीज़ें प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम
गवर्नमेंट मशीनरी, सरकारी मशीनरी के ऊपर ये दायित्व डाला गया राज्यों के ऊपर कि जो पोर्टल पर जो लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं और उनके द्वारा जो जमीन के सूचनाएं दी गई हैं जमीन संबंधित, उनका सत्यापन कराया गया। ये देखा गया सत्यापन के दौरान कि उनके द्वारा जो जमीन के खसरे नंबर, गांव और वो बताएं वो सही हैं। जी। पहला काम ये कराया गया। और जो 12वीं किस्त जारी हुई सितंबर में, उसमें उन्हीं लोगों को वो किस्त जारी हुई जिनके द्वारा सही सूचना अपलोड की गई थी। दूसरा जो काम किया गया वो ये किया गया कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसने अपना आधार नंबर डाला है जिसको लाभ दिया जाना है। इसके लिए भारत सरकार ने ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए। जी सर। ई-केवाईसी का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति ने अपना आधार नंबर डाला है उसके बायोमेट्रिक सत्यापन होना चाहिए। बायोमेट्रिक सत्यापन के 2 तरीके हैं, या तो आप अपने OTP के माध्यम से करा सकते हैं या आप अपने अंगूठे की थंब इम्प्रेशन के माध्यम से भी करा सकते हैं। इसके लिए ई-केवाईसी कराने के लिए या तो आप PM किसान पोर्टल पर किसान भाई जाकर खुद लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर जैसे ही वो ओपन होगा पोर्टल, उस पर एक सब मेनू आता है जिसमें लिखा रहता है ई-केवाईसी। उसको सेलेक्ट करने के उपरांत वो किसान से आधार नंबर मांगता है। जैसे ही वो आधार नंबर डालेंगे तो उस पर एक विंडो खुलती है। उस विंडो में वो पूछता है कि आप बायोमेट्रिक करना चाहते हैं या OTP के माध्यम से। तो यदि किसान का आधार नंबर में मोबाइल नंबर जो वो उपयोग में ले रहा है वो है सीडेड, तो वो OTP का ऑप्शन ले सकते हैं और उसको सेलेक्ट करते ही उनके मोबाइल पर एक कोड आता है। उस कोड को डालने के पश्चात उसको सबमिट कर दें तो वो आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। जी। यदि पोर्टल पर ना कर पाए तो मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। PM किसान का उसकी भी प्रक्रिया वही है जो मैं आपको पोर्टल के लिए बता रहा हूँ। यदि इन दोनों में से भी कोई करने में कोई दिक्कत है तो नज़दीकी ई-मित्रा जो हैं, जो नागरिक सेवा केंद्र के रूप में अधिकृत हैं, उन पर जाकर भी कराया जा सकता है और उसके लिए सरकार द्वारा 15 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। जी साहब। तो साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि अपने जो बैंक अकाउंट होता है उसको आधार से सीड करवाना पड़ता है, तो ये कैसे करवाया जाता है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब ये योजना शुरू हुई थी तो भारत सरकार ने खाता नंबर आधारित प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया था। जी। इसका तात्पर्य ये है कि उस समय जब किसान ने पंजीकरण कराया था तो उसने जो अपना बैंक की डिटेल दी थी अकाउंट नंबर की, जिसमें IFSC कोड और उसका बैंक अकाउंट नंबर था, वो भरा जाता था। जो वो पंजीकरण के समय उसमें जो सूचनाएं देता था बैंक अकाउंट से संबंधित, वो उसी खाते में उसके पैसा ट्रांसफर होता। जी सर। लेकिन जैसे जैसे योजना आगे बढ़ी और ये सामने आया कि कुछ लोगों ने गलत लाभ लिया है, इसका अकाउंट नंबर कुछ दूसरे लोगों के डाल दिए गए, इसको रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 11वीं किस्त जारी हुई। उससे मैंडेटरी किया गया, आवश्यक किया गया कि अब आधार आधारित ही पेमेंट होंगे। आधार आधारित पेमेंट का अर्थ है कि किसान के द्वारा जो आधार कार्ड में अपना बैंक अकाउंट सीड कराया हुआ है जी। केवल उसी खाते में जाएंगे। उसके अलावा आप कोई भी खाता नंबर पंजीकरण के समय देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इसका उद्देश्य यही था कि जिस व्यक्ति ने योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन किया है उसी को इसका लाभ मिले। अब ये है कि इसको आधार में सीड कैसे कराया जाए। बहुत सरल प्रक्रिया है। सामान्यतः सभी किसानों को जो अन्य योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं वहाँ ये पहले से लागू है। आप अपना बैंक अकाउंट जिसमें भी आप अपना इस लाभ की राशि को प्राप्त करना चाहते हैं, उस बैंक में आप वहाँ जाएं और अपने ब्रांच मैनेजर है उसको कहें कि मुझे मेरा ये खाता आधार में सीड कराना है। जी। तो बैंक मैनेजर उसको आपकी जो बैंक के अकाउंट की डिटेल है उसको आधार के साथ सीड कर देगा। उसके अलावा उनको कुछ नहीं करना पड़ता और इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं है। जी साहब। तो सब अब बात करें कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए बैंक खाते को अनेबल कराना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है और कैसे इसको करवा सकते हैं? देखिए, सामान्यतः ये जो इस स्कीम के तहत जो लाभ मिलता है उसको हम बोलते हैं DBT के थ्रू, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का मतलब ये है कि जो देने वाला है वो लेने वाले के खाते में सीधा पैसा डालता है। जी। इसके लिए चूंकि सभी बैंक आजकल कंप्यूटराइज्ड हैं और उसमें जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें वो जिन जिन लोगों के बैंक अकाउंट हैं क्या वो किसी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं, ये बैंक द्वारा पूछा जाता है। जी साहब। चूंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण होता है इसलिए उस खाते को जिसमें जो कि आपका आधार से भी सीडेड हो, आधार से सीड होना आवश्यक है, और वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए भी चालू हो, एनेबल हो। जी। इसके लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन वहाँ बैंक में जाकर देनी है कि भाई मेरा ये खाता है आपकी बैंक में, मैं इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि हस्तांतरित कराना चाहता हूँ, कृपया मेरा ये बैंक अकाउंट नंबर आधार में सीड कर दें, साथ ही इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एनेबल कर दें। जी सर। वो 2 मिनट का काम है, बैंक में जाके ब्रांच मैनेजर उसको आसानी से कर देता है और उनको बिना किसी बाधा के, यदि उनकी पात्रता सही पाई जाती है तो साल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके 6,000 रुपये प्रति साल के मिलना शुरू हो जाता है। जी साहब, बहुत बढ़िया और उपयोगी जानकारी आप हमारे किसान साथियों के साथ साझा कर रहे हैं, पर अब चलते चलते आप अपनी तरफ से किसान साथियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम ये है कि आप अपनी कोई भी असत्य सूचना न दें। यदि वो किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाती है, चाहे वो आपकी जमीन संबंधी दस्तावेज हों या आपके परिवार में आप एक से अधिक लाभार्थी हों, या आपके द्वारा बैंक अकाउंट की डिटेल कोई गलत दी हुई हो, या कोई आधार नंबर गलत दिया हुआ हो, वो न करें, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान लगातार सत्यापन चलता रहता है। जी। हम सोशल ऑडिट भी कराते हैं। सोशल ऑडिट के दौरान पंचायतों पे, और जब प्रशासन गांव के संग या प्रशासन शहरों के संग जो कैंपेन चलते हैं राज्य सरकार की ओर से, वहाँ सभी लाभार्थियों के नाम प्रकाशित किए जाते हैं। और यदि किसी भी स्तर पर ये पाया जाता है कि इनके द्वारा अपात्र होते हुए भी लाभ लिया जा रहा है, तो उनसे न केवल हस्तांतरित राशि की वसूली की जाती है, बल्कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, आईपीसी जो देश का कानून है उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। अतः मेरा सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि कृपया गलत लाभ लेने का प्रयास न करें, क्योंकि कभी ना कभी वो पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो उनको न केवल दंडात्मक कार्रवाई से रूबरू होना पड़ेगा, साथ ही वो जितनी राशि उन्होंने ली है वो जी। भी जमा करानी होगी। दूसरी बात ये है कि अभी जो 13वीं किस्त दिसंबर के बाद जो मिलेगी, उसमें 3 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। उसकी भूमि का विवरण सत्यापित हो जाना चाहिए, वो हमारा काम था, हम उसको लगभग कर चुके हैं, 85% कर चुके हैं उसको। 15% किसान हैं। यदि वो कोई ये किसी को ये लगता है कि मैं पात्र हूँ और मेरी ज़मीन का सत्यापन नहीं हुआ है, तो कृपया वो तहसील कार्यालय में जाके या जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय में जाके अपने दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी सत्यता का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वो काम होना चाहिए। नंबर 2, EKYC होनी चाहिए। नंबर 3, उसका आधार से अकाउंट सीड होना चाहिए जिसमें वो राशि प्राप्त करना चाहता है, और वो DBT के लिए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एनेबल होना चाहिए। जी। ये काम हमें 31 दिसंबर तक आवश्यक रूप से कराना है, EKYC एंड आधार सीडिंग। जी सर। अगर ये नहीं होगी तो उन्हें 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो कृपया करके 31 दिसंबर तक आप सभी किसान EKYC और अपना आधार नंबर से बैंक अकाउंट को सीड कराते हुए उसको प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एनेबल कराने का काम करा लें, ताकि आपको निर्बाध रूप से ये राशि मिलती रहे। जी सर। फिर भी यदि कुछ किसान रह जाते हैं तो ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी, और उनकी किस्त जब भी रिलीज होगी तो अगर उनकी पात्रता पाई जाती है तो पुरानी किस्तों के साथ नई किस्त भी उनको मिलेगी। जी, तो किसान साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ थे संजय पाठक, सहायक स्टेट नोडल ऑफिसर, PM किसान, राजस्थान, जयपुर से। और इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की। आशा करते हैं आप लोग इस जानकारी का लाभ अवश्य उठाएंगे। तो पाठक साहब, आप कार्यक्रम में पधारे और किसान साथियों के साथ इतनी उपयोगी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।